नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। आज मैं जिस घटना के बारे में बात करने वाला हूं, जिस घटना का जिक्र करने वाला हूं, ये घटना इतना हृदय विदारक है जिसके बारे में बात करते वक्त भी अंतरात्मा तक कांप उठती है। ये घटना जो है घटित हुआ है बनारस में, उसी बनारस में जहां का जो प्रतिनिधित्व है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। एक ऐसे राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ है जहां की कानून व्यवस्था को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है। जो कानून व्यवस्था जो वहां के मुख्यमंत्री है उनको कानून व्यवस्था का एक तरह से चैंपियन माना जाता है कि उन्होंने जब से वो राज्य में आए हैं तब से कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो गया है और वहां पे महिलाओं के प्रति जो घटनाएं हो रही है उसमें काफी कमी आई है। पर इस घटना को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे इस घटना ने जो वहां की जो कानून व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी है, उसको कैसे धत्ता बताते हुए ऐसी घटना को अंजाम दिया है जो कि हम सभी को सोचने पे मजबूर करता है और उसे प्रश्न करने को मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों। ये जो घटना घटित हुआ है वो है 29 मार्च का। 29 मार्च को एक 21-22 साल की लड़की जो कि ग्रेजुएशन कर रही होती बनारस के कॉलेज से, वो अपने माँ बाप से ये कह के घर से बाहर निकल के जाती है कि मुझे कुछ बुक्स लेने हैं अपने भाई के लिए। वो लड़की अपने घर से अपने माँ बाप को ये बोल के जाती है कि मुझे बुक्स लेना है और वो किताब की दुकान पे किताब खरीदने जाती है। लड़की के जो पिता हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं और अपने परिवार का कैसे भी करके भरण पोषण कर रहे होते हैं और उनका जो सपना है वो यही एक सपना होता है कि एक जो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का जो सपना होता है कि उनके जो बच्चे हैं इस तरह के स्ट्रगल ना करें, इस तरह के जो संघर्ष है उनके जीवन में ना आए। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो उनके बच्चे जो है पढ़ लिख के आगे बढ़ें और जीवन में कुछ कर पाए। और इसी सपने को लेके वो जो लड़की है किताब की दुकान पे किताब खरीदने जा रही होती है और उसके बाद से उसका कोई खोज खबर नहीं होता है। सुबह से दोपहर होता है, दोपहर से शाम हो जाता है, पर लड़की का कोई ना कॉल आता है, ना लड़की के घर वाले उसको कॉल करते हैं, तो ना उसका नंबर लग रहा होता है। लड़की के घर वाले काफी परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद वो जो लड़की के जितने भी दोस्त होते हैं, उनकी जितनी सहेलियां सखियां होती हैं, उन सबको कॉल करते हैं और पता करते हैं कि क्या उन्होंने इस बिटिया को, इस लड़की को कहीं पे देखा है। पर कहीं से भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, कहीं से भी ऐसी खबर नहीं मिलती है जिससे जो घर वालों को सांत्वना मिले, उनसे ऐसा लगे कि नहीं उनकी जो बिटिया है वो सुरक्षित है। हार पास के वो शाम को पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाके वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि जो उनकी बिटिया है सुबह निकली थी किताब लेने के लिए और शाम हो गया और अभी तक वो घर नहीं आई है। पुलिस वाले जो हैं उस रिपोर्ट लिख लेते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद वो जो परिवार है, परिवार को आश्वासन देते हैं कि जो बिटिया है वो वापस आ जाएगी, आप चिंता मत करिए और घर जाइए। पर एक लड़की का पिता और एक लड़की की माता होने का दर्द क्या होता है हमारे समाज में आप सभी लोग जानते हैं। जो लड़की के पिता हैं, माता हैं, बंधुजन जो हैं और जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब इधर पूरे बनारस में उनको ढूंढ रहे होते हैं, लड़की को ढूंढ रहे थे। लड़की का कोई पता नहीं चलता है। आधी रात बीत जाती है फिर भी कोई पता नहीं चलता है। दूसरे दिन जो लड़की के पिता हैं फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाके इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं अपनी बिटिया के बारे में, पर वहां से भी कोई खबर नहीं मिलती है। और पुलिस वालों के व्यवहार से भी ये लगता है कि पुलिस वाले जो हैं इस घटना को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, महत्व नहीं दे रहे हैं। लड़की के जो पिता हैं, लड़की के जो सगे संबंधी हैं, वो लड़की को 29 तारीख से 30 तारीख हो जाता है। 30 तारीख को भी ढूंढते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चलता है। 30 से 31 मार्च हो जाता है, 31 मार्च से 1 तारीख हो जाता है, 2 तारीख हो जाता है, 3 तारीख हो जाता है। इसी दौरान वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते हैं पर लड़की का कोई खोज खबर नहीं मिलता, लड़की कहीं पे भी नहीं मिलती है। लड़की के जो घर वाले हैं, जो परिजन है, काफी परेशान होते हैं। पुलिस वालों से भी गुहार करते हैं कि कृपया मेरी जो बिटिया है उसको ढूंढ दीजिए। सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं और किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिलता है, तो लड़की वाले भी काफी परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने में कोई भी कोताही नहीं बरतते। पर अचानक 4 तारीख को यानी कि 4 अप्रैल को लड़की के गायब होने के 7वें दिन लड़की के पापा के पास एक कॉल आता है। जब उसके पिता फोन उठाते हैं तो पता चलता है कि पुलिस का फोन है। ये जो बनारस के लालगंज का जो पुलिस थाना क्षेत्र है वहां की ये घटना है। वहां से लड़की के पिता को कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी बिटिया मिल गई है, आप आके इसे लेके जाए।
जब ये बात लड़की के पिता सुनते हैं तो उनको एक खुशी भी होती है और वो अपने परिजनों के साथ जो सगे संबंधी है उनको लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं लड़की को लेने के लिए। लड़की पुलिस स्टेशन में एक कोने में बैठी होती है और गुमसुम होती है। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल निर्जीव पड़ी हुई है, वो सुध बुध खोई हुई होती है और एक कोने में एक से जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई होती है। पुलिस वाले लड़की के पिता को बोलते हैं कि ये आपकी बेटी मिल गई है और एक तरह से वो अपना पीठ थपथपाते हैं कि हमने लड़की को ढूंढ लिया है। पर लड़की बनारस से किसी सड़क से मिली थी, लड़की को ढूंढ लिया है, आप इसे अपने घर लेके जाएं। लड़की के पिता जब लड़की का हाल देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। एक तरह से वो लड़की को देख के खुश भी होते हैं और दूसरी तरफ वो एक निराश भी होती है, आखिर लड़की जो है बेसुध क्यों दिख रही है, इसका सुध बुध क्यों खोया हुआ है। पर पुलिस वालों के कहने पे वो अपनी लड़की को अपने घर लेके जाते हैं। लड़की बिल्कुल बेसुध होती है, उसको होश नहीं होता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसको कुछ नशीली पदार्थ खिलाई गई है या किसी नशीली पदार्थ हो रखा है। लड़की 4 तारीख को घर जाती है, वो बेसुध पड़ी रहती है। उसका मेडिकल ना तो पुलिस वालों ने कराया होता है, ना घर वालों को भी ये समझ में आता है कि उसका मेडिकल कराया जाए। लड़की को लगते हैं 5 तारीख को भी लड़की जो है जब वो अपनी निंद्रा से जागती है तो कुछ देखती है, फिर भी बिल्कुल बुरी तरीके से वो नशे से बाहर नहीं आती है। तो फिर 6 तारीख को जो है 6 तारीख को लड़की को अचानक से होश आता है और उठती है। अपने आसपास जितने भी घर में जो मर्द होते हैं, मर्दों को देख के वो चीख पड़ती है और चिल्लाने लगती है। और उसका जो आदमी जो सामने होते हैं वो चले जाते हैं। जो घर की औरतें होती हैं उनके सामने वो लड़की जो है बिल्कुल सामान्य होती है, पर जब भी वो पुरुषों को देखती है अपने सामने तो चिल्लाने लगती है। तो इतना सब देखने के बाद घर वालों को कुछ अटपटा सा लगता है और जब लड़की थोड़ी सी होश में आती है और ऐसा लगता है कि उससे बात किया जा सकता है, तो लड़की के परिवार की जो महिलाएं होती हैं आखिर उनसे पूछती हैं कि क्या बात है कि तुम पुरुषों को देख के इस तरह से डर जा रही हो, आखिर क्या बात क्या है और तुम्हारे साथ हुआ क्या था। इसके बाद से जो लड़की ने कहानी बताई उस इतनी दर्दनाक कहानी है कि आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे और जो क्या कहते हैं मानवता शर्मसार हो जाती है। वो लड़की बताती है कि वो किताब लेने के लिए अपने घर से जा रही होती है, तभी रास्ते में उसका दोस्त जो है राज विश्वकर्मा मिलता है। राज विश्वकर्मा से वो बातें करती है। बातें करने के बाद राज विश्वकर्मा जो है उसको बोलता है कि चलो, राज विश्वकर्मा जो उसका दोस्त होता है और वो उससे काफी परिचित होता है। वो लोग बिल्कुल फास्ट फ्रेंड होते हैं। एक तरह से जो मित्रता होती है कॉलेज के बच्चों में और बच्चियों में, उस तरह की मित्रता उसके बीच में होती है। राज जो है वो बोलता है कि चलो हम कॉफी पीने चलते हैं, साथ में कॉफी पीने चलते हैं। वो पहले भी वो लोग स्नैक्स, कॉफी और इस तरह की छोटी मोटी पार्टी किया करते थे। तो लड़की जो है उसको भरोसा हो जाता है और वो राज विश्वकर्मा के साथ कॉफी पीने चली जाती है। कॉफी पीने के बाद उस लड़की के साथ क्या होता है उसको बिल्कुल भी याद नहीं है कि आखिर उसके पास हुआ क्या। फिर लड़की जो है धीरे धीरे उसको कुछ ध्यान आता है और बताती है कि उसके साथ जो है काफी गलत हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कार जो हुआ है वो लगभग 23 लोगों ने किया है। वो जो नाम गिनाती है एक एक करके, तो उसे बोलती है कि जब भी मैं थोड़ा होश में आती थी तो मुझे कुछ नशीला पदार्थ दे दिया जाता जिससे मैं फिर से सो जाती थी। उस लड़की ने बताया कि जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे ध्यान है, मुझे याद आ रहा है कि 23 लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया था। और उस लड़की ने 23 लोगों के नाम गिनाए जिनको जानती थी, जो उसके अपने दोस्त थे, जो अपने परिचित थे, जो सबको वो जानती थी। सब लगभग उसके हम उम्र थे, ज्यादा से ज्यादा जो उम्र लोगों की होगी 25 से 30 साल ज्यादा से ज्यादा होगी, लेकिन बाकी जितने भी लड़के थे वो सारे उसके हम उम्र ही थे। तो उस लड़की ने 23 लोगों के नाम गिनाए और उसने कहा कि उसके साथ बार बार बलात्कार होता रहा। जब भी वो थोड़ा सा होश में आने वाली होती थी तो उसको कुछ नशीला पदार्थ दे दिया जाता जिसकी वजह से फिर से सो जाती थी। इतना कुछ होने के बाद लड़की के पिता जो हैं वो एक एप्लीकेशन लिखते हैं और लालगंज थाने में जाकर एप्लीकेशन देते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, काफी गलत हुआ है, मेरे साथ इस तरह से हुआ है। लड़की के बयान वहां पे दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले इतना कुछ होने के बाद भी अपना ढुलमुल रवैया जो है अपना रहे होते हैं। लड़की के पिता 6-7 को जाने में अपना जो दर्ज कराते हैं, अपना बयान जो है दर्ज कराते हैं।
उसके बाद भी पुलिस वालों की जो निंदा है वो नहीं टूटती है। पुलिस वाले फिर भी ढूलमुल रवैया अपनाते हैं। उनको लगता है कि यहां पे इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं तो इसको भी इस तरह से रफा दफा कर दिया जाए। लड़की के पिता के काफी दबाव बनाने के बाद भी जो वहां पे जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से जो जिस तरह से तत्परता दिखानी चाहिए थे वो लोग नहीं दिखाते हैं। उसके बाद जो ये घटना है वो सोशल मीडिया पे आती है। सोशल मीडिया में आने के बाद से ये खबर खूब उछलती है, खूब फैलती है। उसके बाद से जो पुलिस वाले हैं उन पर थोड़ा सा दबाव बनता है। पर इसके बाद भी वो लोग ना तो लड़की का मेडिकल करा रहे होते हैं, ना जिनको नाम लड़की ने बताया उनका भी मेडिकल वो लोग कराते हैं। अब ये जो घटना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का है। तो जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो गाहे बगाए जब उनको मौका मिलता है वो बनारस चले जाते हैं। वहां पे जाकर वहां पे जो कुशल क्षेम है उसको लेते हैं। तो इसी क्रम में जो है 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस जाते हैं। वहीं एयरपोर्ट पे जो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं मोहित अग्रवाल, उनसे वो एयरपोर्ट पे ही मिलते हैं। और ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं वो एयरपोर्ट की है जहां पे वो मोहित अग्रवाल से बातचीत कर रहे होते हैं और वो इस घटना के बारे में दिशा निर्देश दे रहे होते हैं। आखिर आपने इस घटना के बारे में क्या किया, अभी तक क्या प्रोग्रेस है, इस तरह की बातें जब प्रधानमंत्री पहुंची। इतने घटना हुआ, ये घटना जब प्रधानमंत्री के पास पहुंची है, जब इस तरह की बातें जो वहां के कमिश्नर है मोहित अग्रवाल जिनसे उन्होंने बातें की, उसके बाद से ये जो केस है काफी तुल पकड़ा और पुलिस वालों ने धरपकड़ शुरू की। इस क्रम में उन्होंने 11 लड़कों को पकड़ा। लड़की की मेडिकल जांच कराई, लड़कों को भी मेडिकल जो डीएनए सैंपलिंग होती है उसको कराया गया। उसके बाद से जब लड़कों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो एक नई कहानी उभर के आई। ये कहानी जो है पहले जो मैंने आपको बयान की थी उससे भी हृदय विदारक है, उससे भी ज्यादा निंदनीय है। और क्या शब्द इसके लिए हम प्रयोग करें अभी मेरे पास नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये आगे की कहानी आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो घटना है कितना बड़ा घटना है और कितना बड़ा रैकेट है। तो जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब पता चला कि जो ये राज विश्वकर्मा है, जो कि जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसका जो दोस्त है, उसने बताया कि एक अनमोल गुप्ता नाम का एक लड़का है जो पहले चाउमीन और इस तरह के फास्ट फूड की रेडी लगाया करता, ठेले पे ये चाउमीन और इस तरह की चीजें बेचा करता था। अब उसके बनारस के विभिन्न क्षेत्रों में कैफे हैं, उसकी काफी रसूख हो गई है, वो काफी पैसों वाला आदमी हो गया है। तो ये राज विश्वकर्मा है, इसने अनमोल गुप्ता से कुछ पैसे उधार लिए होते हैं और राज विश्वकर्मा जो है ये जो पैसे हैं वो अनमोल गुप्ता को मतलब कि चुका नहीं पाता है। तो अनमोल गुप्ता है और राज विश्वकर्मा को बोलता है कि तुम एक लड़की लेके आओ, उस लड़की को लेके आओ। और जो अनमोल गुप्ता है जो अपने बिजनेस के बारे में बताता है कि वो लड़कियों को अपने कैफे में बुलाता है, फिर उनको नशीली पदार्थ देता है, फिर उनके साथ जो अश्लील वीडियोस होती हैं उसको बनाता है और फिर पोर्न साइट्स पे डाल के उससे बेचता है, उससे पैसे कमाता है। तो वो राज विश्वकर्मा को जो अनमोल गुप्ता बोलता है कि तुम लड़की लेके आओ, हम इस तरह से वीडियो बनाएंगे और जो वीडियो बिकेगा उससे जो तुम्हारा पैसा है उसकी मतलब कि वो चुकता हो जाएगा और फिर तुम्हें कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। राज विश्वकर्मा इसी के चुंगल में फंस जाता है। उसके बाद से जो पीड़िता लड़की है उसको वो कैफे लेके जाता है। कैफे के अंदर एक रूम बना होता है, वो रूम के अंदर वो लड़की को लेके जाते हैं, फिर उसको कुछ नशीली पदार्थ देते हैं जिसकी वजह से जो लड़की जो है बेहोश हो जाती है। और लड़की के बेहोश होने के बाद ये जो है वहां पे बारी बारी से उसके साथ रेप किया जाता है और रेप करने के बाद उसको बनारस के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कैफेज में, अलग अलग रूम्स में, अलग अलग होटल्स में लेके जाया जाता है और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। पीड़िता ने अपने जो उसको याद है उसके हिसाब से 23 लोगों का नाम बताया है, पर इसमें कई लोग हो सकते हैं जिसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किए हैं या किए होंगे। उसके बाद से जब ये कड़ाई से पूछताछ की जाती है उसके बाद से काफी लोगों का नाम निकल के आता है। उसमें से एक लड़का है, उसका नाम है सोहेल खान। ये सोहेल खान है, ये भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है जो कि पीड़िता के साथ पढ़ रहा होता है और एलएलबी की तैयारी कर रहा होता है। ये लड़का भी सोहेल खान है, ये भी उसके अनमोल गुप्ता के कैफे में जाता है और वहां पे भी वो नशे की लत लग गई थी, तो ये भी उसके साथ अनमोल गुप्ता के साथ मिल जाता है। उसके बाद एक आता है तनवीर उर्फ समीर।
ये एक कार मैकेनिक है और कार मैकेनिक का काम करता है, पर जो इसका असली कमाई का जरिया जो है वो पॉर्न वीडियोस ही है, जो कि ये बना के सोशल मीडिया और जो भी साइट्स होते हैं वहां पे डाल के बेचते हैं और वहां से कमाई करते हैं। उसके बाद से एक दानिश अली। दानिश अली जो है, इसका काम है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार दानिश अली जो लड़कियों से चैट करता है, चैट करके उनको बलाता फुसलाता है और फिर वो उनको बला फुसला के कैफे तक लेके आता है, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और वीडियो बनाया जाता है। तो इस तरह से जो अनेकों लड़के हैं जिनकी धरपकड़ की गई है, इस तरह से निकलता है रैकेट ऐसा निकल के आया। उसके बाद से एक लड़का है शाबिर आलम, जो कि ये साड़ी के शॉप पे काम कर रहा होता है। इसके फोन से लगभग 18 वीडियोस और फोटोज मिलते हैं, अलग अलग लड़कियों के वीडियोस मिलते हैं, फोटोज मिलते हैं, जो असली वीडियोस मिलते हैं। उसके बाद से बातों बातों में जब पता चला तो इनके पास से जब पुलिस ने बहुत ही और ही गहराई से छानबीन की तो इनके पास से 4000 वीडियोस और फोटोज मिले हैं। तो इन 4000 वीडियोस एंड फोटोज से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी सारी लड़कियों के साथ ये दुष्कर्म किया गया होगा और कितने बड़े पैमाने पे ये रैकेट चल रहा था वहां पे। और पता नहीं जो बनारस की कितनी सारी लड़कियों के जीवन के साथ खेला गया होगा, कितनी लड़कियों के जो जीवन के साथ खिलवाड़ किया हो गया, कितनी लड़कियों के जो जीवन है उसको बर्बाद कर दिया गया होगा। तो ये जो लालची और फरेबी लोग हैं, इनके द्वारा देख सकते हैं कि आप कितने बड़े पैमाने पे जो बनारस में इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, बट वहां की जो पुलिस थी उसको बिल्कुल भनक तक न लगी और वो बिल्कुल केयरलेस तरीके से अपना काम करती रही। यहीं तक नहीं, जो ये पीड़िता लड़की जो है उसको जॉन्डिस था और हेपेटाइटिस बी भी कहा जा रहा है कि बीमार थी, उसको जॉन्डिस और हेपेटाइटिस बी था। और उस लड़की के साथ इन लोगों ने इस बीमारी में भी इस तरह के दुष्कर्म किए, उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध करते रहे। तो कहने में कहा यह भी जा रहा है कि जो हेपेटाइटिस बी है एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, तो अगर उनको कि अच्छे तरीके से जांच की जाए तो पता चलेगा कि अगर उनको हेपेटाइटिस बी है तो ये कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि सारे के सारे लोग पकड़े जाएं, जितने लोगों ने उस लड़की के साथ ये दुष्कर्म किए हैं सबके सब पुलिस के घेरे में आ जाएं। तो इस तरह की जो घटनाएं हमारे समाज में कितनी बढ़ते जा रही है, आप लोग देख रहे हैं कि जिनके साथ हम दोस्ती रखते हैं, जिसको हम अपना दोस्त बोलते हैं, जिसको हम अपना मित्र बनाते हैं, वही मित्र आप लोगों से किस तरह से दगा कर रहे हैं। तो कि खास करके लड़कियों को और लड़कों को भी बहुत ही गंभीर और सतर्क रहने की आवश्यकता है कि वो कहां जा रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, को किसकी संगति में है, जिनकी संगति में हैं वो लोग कैसे हैं, ड्रग्स तो नहीं कर रहे हैं, कुछ इलीगल तरीके की जो कार्य हैं उसमें लिप्त तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं खास करके लड़कियों को ध्यान रखने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों के से ऐसी जो मानसिकता के लोग हैं उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। नहीं तो इस तरह के दुष्परिणाम हैं वो हो सकते हैं या हो सकते हैं, क्योंकि खुद की सुरक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा है कि अगर आप सुरक्षित अपने आप को रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे भी। तो ये थी मेरी प्रस्तुति जो बनारस में जो युवती के साथ जो घटना घटी थी उसको लेके। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें पसंद आने वाली कोई बात नहीं है, मैंने अपना दायित्व समझा तो मैंने आप लोगों के सामने रखा। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलता हूं अगले किसी वीडियो में। तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।